Hi guys and welcome back to the channel Deepa Chad of Education. Welcome to the daily current affairs of 22nd of March 2025. तो गाइज आज है तारीख 22 मार्च 2025 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है इस लेक्चर में हम केवल इंडियन एक्सप्रेस ही नहीं जितने भी और भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं वो सब एक ही जगह पे कवर करते हैं। हर एक आर्टिकल को सटीक तरीके से डिस्कस करते हैं, केवल उतनी इन्फॉर्मेशन जितनी एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। आपका बहुत सारा टाइम दोस्तों यहाँ पर बच जाता है। घंटों भर के वीडियो के बजाय आप यहाँ पर बहुत आराम से इस वीडियो के अंदर में टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्पेशली जिनके पास में समय कम है। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करें अपने करंट अफेयर्स की। याद रखिएगा रोज़ाना सुबह सुबह 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है, तो कल तैयार रहना मॉर्निंग में इस सेशन को यहाँ पे कवर करने के लिए। जितना ज़्यादा आप जल्दी सेशन कवर कर लेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसके बाद में डेली बेसिस पे 7 बजे आपका द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस भी अपलोड होता है, जहाँ पे आप न्यूज़ प्लस एडिटोरियल को आराम से पढ़ सकते हैं, अपने ओपिनियन को और बेहतर तरीके से बिल्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज के थंबनेल वाले आर्टिकल के साथ में। तो थंबनेल में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है एलियन एनिमीज एक्ट के बारे में। आज हम दोस्तों इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझिए कि एक्चुअली में आज हम इस वाले एक्ट की अचानक से क्यों बात करने लगे। इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न है दोस्तों ये वाला आर्टिकल। इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है ट्रेन डे एरागुआ के बारे में। ये क्या है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिए। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसमें खबर क्या है, हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने ये पर्टिकुलर न्यूज़ लोकेटेड है। खबर जान लीजिए जिस वजह से हम ये कवर कर रहे हैं। हुआ ये है, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एलियन एनिमीज एक्ट 1798 को इन्वोक कर दिया है। इस पर्टिकुलर एक्ट को वापस से इस्तेमाल किया है। दोस्तों बताया जाता है कि आखिरी बार इस एक्ट का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर हुआ था। नाउ फाइनली यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिर से एक बार यहाँ पर इस एक्ट को लागू करने की कोशिश की गई। अब इस एक्ट को लागू क्यों किया गया है उसके पीछे का रीज़न है ये वाला ग्रुप। ये बेसिकली एक ग्रुप है जो वेनेजुएला के अंदर में प्रेजेंट है और वेनेजुएला से ही बहुत सारे देशों में इस ग्रुप का विस्तार हुआ है। इस ग्रुप का नाम है ट्रेन डे एरागुआ। दोस्तों इसके बारे में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी ग्रुप के कुछ मेंबर्स हैं जो यूएसए के अंदर में फैले हुए थे। तो यूएसए को ये लगा ये मेंबर्स इन्वेडर हैं, बाहर से आए हैं, हमारे देश में नुकसान पहुंचाएंगे, तो सीधा सीधा एलियन एनिमीज एक्ट के तहत दोस्तों यहाँ पर इनको ट्रीट किया गया है, इनको वापस से डिपोर्ट किया गया है। जिस वजह से एक तो ये ग्रुप चर्चाओं में आ चुका है, दूसरा एलियन एनिमीज एक्ट चर्चाओं में आ चुका है। आइए बहुत सरल शब्दों में समझते हैं पहले हम लोग इस ग्रुप के बारे में। ये ग्रुप एग्जैक्टली क्या है? देखो इस ग्रुप को खोजा गया था 2014 में। कहाँ पर? वेनेजुएला के अंदर में। एग्जैक्टली वेनेजुएला में एक जगह है एरागुआ नाम का, वहीं से एक ग्रुप को खोजा गया, जिस वजह से इसका नाम ट्रेन डे एरागुआ करके यहाँ पर नाम रख दिया गया। धीरे धीरे करके यहाँ पर इस ग्रुप के मेंबर्स बढ़ते चले गए और वह मेंबर्स बढ़ते बढ़ते कोलंबिया में फैल गए, पेरू में फैल गए, चिली में पहुँच गए, इवन यूएसए के अंदर में पहुँच गए। अगर आपको मैं एग्जैक्ट मैप में लेकर चलूँ जिससे आपको एक बढ़िया मात्रा में क्लैरिटी मिलेगी, तो दोस्तों आइए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूँ। ये आपको देखने को मिल जाएगा हमारा इंडिया। तो इंडिया से हमें चलना है साउथ अमेरिका की साइड में। तो हमें साउथ अमेरिका जाने के लिए सबसे पहले इस तरीके से क्रॉस करना है। ये सऊदी अरेबिया का रीजन यानी कि जो हमारा मिडिल ईस्ट वाला पोर्शन है, ये अफ्रीका क्रॉस करना है। देन उसके बाद हम यहाँ पर पहुँच गए हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में अभी हम वेनेजुएला की बात कर रहे थे। तो वेनेजुएला कहाँ पर है? ये आपको दिख रहा होगा, एक छोटा सा देश वेनेजुएला प्रेजेंट है। वेनेजुएला के बगल में ही कोलंबिया आपको दिख रहा होगा, इसके बगल में इक्वाडोर दिख रहा होगा। तो एक्चुअली में क्या हुआ, ये ग्रुप यहाँ पे वेनेजुएला से शुरू हुआ। इस ग्रुप के मेंबर्स आसपास के देशों में, कोलंबिया में, पेरू में, और पेरू के नीचे यहाँ पर चिली नाम का जो देश है दोस्तों, यहाँ तक ये सारे के सारे जो लोग हैं ये बढ़ते चले गए, फैलते चले गए। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। अब दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इस ग्रुप के मेंबर्स धीरे धीरे करके इतने रीजन में फैल गए कि वो सीधा ऊपर मैक्सिको को क्रॉस करके अमेरिका वाले काफ़ी सारे पोर्शन में प्रेजेंट हैं। तो ट्रंप ने यही किया है, एलियन एनिमीज एक्ट को लागू किया है और ये कहते हैं यूएसए में ये सारे के सारे एलियंस की तरह ट्रीट किए जाएंगे, उठाकर इनको वापस से डिपोर्ट करने की बात की गई है। और मैं क्या बताऊँ यहाँ पर, डिपोर्ट ही क्या, एल सेल्वाडोर नाम का यहाँ पर एक देश आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। एल सेल्वाडोर के अंदर में एक खतरनाक जेल है, दुनिया की एक ऐसी जेल आपको वहां पर देखने को मिल जाती है
जहां से कैदी का निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल ही क्या दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नामुमकिन देखने को मिलेगा। आपने सी कॉट जेल का नाम सुना होगा, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर अपलोडेड हैं। अलग अलग यहाँ पर जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो वहाँ पे गए हैं, उन्होंने कैमरा से रिकॉर्डिंग की है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो शेयर की हैं उस पूरे के पूरे जेल के बारे में। तो उस जेल में भी दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों को भेजा गया है, ज़रा इस बारे में याद रखिएगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी वो भी हम चर्चा करेंगे। तो ये ग्रुप इसलिए खतरनाक है क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटीज में इनका नाम आता है। जिस हम ट्रेन डे एग्रोगुआ नाम की बात कर रहे हैं, इस ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर हैं वो ड्रग ट्रैफिकिंग, जो भी यहाँ पर ड्रग की तस्करी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, एक्सटॉर्शन है यानी कि ज़बरदस्ती पैसे की वसूली, मर्डर, किडनैपिंग, ऐसे केसेस के अंदर में ये पकड़े जाते हैं। कई सारे सिनेरियो में इनके बड़े बड़े पॉलिटिकल लिंक्स भी देखने को मिले हैं। तो अमेरिका कह रहा है कि इस ग्रुप के मेंबर्स यूएसए में नहीं रह सकते, हम यूएसए में नेशनल सिक्योरिटी चाहते हैं। नेशनल सिक्योरिटी को कहीं से कहीं तक थ्रेट नहीं होना चाहिए। इस वजह से यहाँ पर यूएसए ने इन सबको उठाकर एल सेल्वाडोर की जेल में भिजवा दिया। ये आप देख पाओगे, एल सेल्वाडोर की जेल अंदर से ऐसे दिखाई देती है, मोस्ट प्रोटेक्टेड जेल इन द वर्ल्ड, जहाँ से एक इंसान का बाहर निकलने का सपना, या कह सकते हैं वो सपना ही रह जाता है, वो कभी सोचता भी नहीं कि मैं यहाँ से कभी बाहर निकल पाऊंगा। एल सेल्वाडोर में ये जेल प्रेजेंट है। सी कॉट नाम की जेल आपको ये देखने को मिल जाती है। दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक कैदी यहाँ पर बंद किए गए हैं। हज़ारों कैदी की संख्या यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, जिनके बॉडी के ऊपर में टैटूज़ वगैरह बहुत सारे होंगे। आपने अलग अलग प्रकार के वीडियोज़ या फोटोज़ तो ज़रूर से देखे होंगे। नाउ फाइनली अब बात करते हैं हम इस एलियन एनिमीज एक्ट के बारे में। ये एक्ट एग्जैक्टली क्या है। 1798 में दोस्तों यहाँ पर ये एक्ट शुरू होता है, जब अमेरिका के फ्रांस के साथ में संबंध काफ़ी ख़राब थे, टेंशन चल रही थी। उस दौरान यहाँ पे अमेरिका को ये लगा कि फ्रांस के लोग इनके ऊपर शक करेंगे, तोड़ फोड़ होगी। ऐसे कुछ सिनेरियोज से लड़ने के लिए एलियन एनिमीज एक्ट को लेकर आया गया। इस एलियन एनिमीज एक्ट की वजह से यूएस प्रेसिडेंट के पास में एक ऐसी पावर आ जाती है कि वो किसी भी व्यक्ति के ऊपर में रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, उसको उठाकर उसके देश वापस से पटक सकते हैं, डिपोर्ट कर सकते हैं। ये पावर प्रेसिडेंट के पास में आ जाती है, जैसे अभी ट्रंप ने किया। लेकिन इस पावर का कब इस्तेमाल होगा? जब यहाँ पे यूएसए प्रेसिडेंट को ये लगेगा कि बाहर के कोई व्यक्ति या बाहर की कोई पावर यहाँ पे इंटरप्ट कर रही है अमेरिका के अंदर, या फिर दोस्तों यहाँ पे यूएसए को लगेगा कि एक नेशनल सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ा खतरा आ रहा है अमेरिका के ऊपर में, तो इस वजह से लोगों को डिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और है। आप ये जो एनिमीज एक्ट है, इस एनिमीज एक्ट को ऐसे ही कहीं पर भी इन्वोक नहीं कर सकते। केवल 2 कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई होंगी। इन 2 कंडीशंस के आधार पे एनिमीज एक्ट को लागू किया जा सकता है। देन यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है कि भाई एक वॉर वाला सिनेरियो डिक्लेयर हो गया है, युद्ध डिक्लेयर हो गया अमेरिका का, तब वो एनिमीज एक्ट को यहाँ पर लगा सकते हैं। दूसरा, इन्वेजन के कैटेगरी के अंदर कोई बाहर से आ गया है ना, मतलब कोई फॉरेन पावर आके यूएसए के अंदर में डिसरप्शन फैला रही है, तो उस पर्टिकुलर केस में भी इस एक्ट को इन्वोक किया जा सकता है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। अब दोस्तों ट्रंप क्या कहते हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे ना ही ये वाला केस है, कोई वॉर तो हुआ नहीं है, कोई बाहर की पावर आके इन्वेड कर रही है, यहाँ पर आक्रमण कर रही है अमेरिका में, ऐसा नहीं हो रहा। तो ट्रंप ने यहाँ पर इन सभी लोगों को इस एनिमीज एक्ट के तहत कैसे उठाकर भेज दिया, उसके पीछे का रीजन दोस्तों यहाँ पर यह है। ट्रंप कहते हैं कि भैया ये भी एक इन्वेजन का ही केस है, ये भी एक इन्वेजन का ही केस है, जहां पे बाहर से कुछ पावर्स आई हैं इंडिया में, कुछ यहाँ पे यूएसए के अंदर कुछ गैंग्स वर्क कर रही हैं, और वो गैंग्स को हमें उठाकर फेंकना होगा बाहर, ताकि यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जा सके। ये ट्रंप का कहना है। आई होप आपको इसको लेकर क्लैरिटी मिल चुकी है। नाउ अब बात आती है यहाँ पर एलियन एनिमीज एक्ट। बड़ी देर से हम बात कर रहे हैं एलियन, जिसको किसी ने अभी देखा नहीं। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंसानों को एलियन की तरह ट्रीट कर रहा है यूएसए। इस पर्टिकुलर एक्ट का एक इतिहास रहा है, एक हिस्ट्री रही है। सबसे पहला 1812 का एक वॉर, एक युद्ध देखने को मिलेगा। यह युद्ध ब्रिटिश सिटीजन्स के अगेंस्ट में हुआ दोस्तों। ठीक है, अब जो ये यूनाइटेड किंगडम का पूरा वॉर चल रहा था, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, उस दौरान यहाँ पे इस एलियन एनिमीज एक्ट का इस्तेमाल हुआ। फिर वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ। कुछ केसेस तो ये भी बताते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में भी यूएसए ने इस एक्ट का इस्तेमाल किया है। नाउ इतने समय बाद, अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दोस्तों, अब 2025 में जाके जो यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप हैं,
वो एलियन एनिमीज एक्ट को वापस से इन्वोक कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार अमेरिका ने जो टीडीए ग्रुप है, अभी हम जो बात कर रहे थे दोस्तों इस ग्रुप के बारे में, एरागुआ ग्रुप, तो इस ग्रुप के मेंबर्स को डिपोर्ट किया। ऐसा क्यों? क्योंकि यूएसए कहता है या व्हाइट हाउस ने यह बोला है कि जो टीडीए ग्रुप है ये दुनिया का सबसे ज्यादा वायलेंट टेररिस्ट गैंग है, एक आतंकवादी यहाँ पर गैंग है, एक ऐसा गैंग जो रेप, मर्डर और एक्सटॉर्शन के केसेस के अंदर में इन्वॉल्व है। ये बात यूएसए की साइड से मेंशन की गई। अब बात आती है, यूएसए कहता है मॉडर्न समय में अगर हम देखेंगे तो इस तरीके के बाहर के लोग आए यूएसए में, रेप, मर्डर, एक्सटॉर्शन के केसेस को अंजाम दें, तो ये बेसिकली बाहर से इन्वेजन कहलाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर ये इन्वेजन वाला यानी सेकंड कंडीशन का इस्तेमाल करने के बाद में हम इस तर्क पे आए हैं कि अब मास डिपोर्टेशन किया जाएगा एलियन एनिमीज एक्ट के तहत, जो कि यहाँ पर यूएसए कर रहा है। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया दोस्तों। यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने भी दोस्तों यहाँ पर इसमें साथ दिया है। कुछ अलग अलग बॉडीज हैं जो ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं, उन्होंने तो बोला है कि भैया ये तो सिविल राइट वायलेशन है, कुछ लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है, मिसयूज हो रहा है, तो कुछ जो बॉडीज है वो तो यहाँ पर बोलेंगे ही इसको लेकर। ठीक, चलिए फिर अगली खबर पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे बात करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये टॉपिक आपका जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने कई बार इस बॉडी के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन हम आज क्यों पढ़ रहे हैं, फालतू में डिस्कस थोड़ी कर रहे हैं। इसके पीछे की दोस्तों यहाँ पर एक न्यूज़ है जो अभी करंट समय पर चर्चाओं में, जो आपका करंट अफेयर कहलाएगा। करंट अफेयर तो ये है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जो बॉडी है, इन्होंने अलग अलग कंपनीज के ऊपर में छापा मारा है, रेड मारी है। जैसे उस कंपनी में कुछ नाम है, ग्रुप एम हो गया, डेंसू हो गया, आईपीजी मीडिया ब्रांड्स हो गया, आईबीडीएफ हो गया, इन सब कंपनीज के ऊपर में छापा मारा। रीजन क्या है? ये सारी की सारी कंपनी आईपीएल के अंदर में एड रेट फिक्सिंग के केस में पकड़ी गई हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। अब ये करंट इशू हमारे लिए इतना काम का नहीं है। एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो है दोस्तों आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसे पढ़ के जाना। क्या पढ़ना है वो इन्फॉर्मेशन पर्याप्त मात्रा में आपको सामने मिल जाएगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया साल 2009 में बनकर तैयार होता है। हमने इसको एक एक्ट के माध्यम, एक कानून के माध्यम से बनाया जिसका नाम है कंपटीशन एक्ट 2002। 2002 के नियम के आधार पे 2009 में इस बॉडी को तैयार किया गया। फिर वैसे यहां पर इस बॉडी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है 2003 में लाना हमने शुरू कर दिया था, थोड़ा समय लगा, देन फाइनली जाके हमने ये बॉडी बना दी। लेकिन क्वेश्चन यह है, इस बॉडी को किस लिए बनाया गया? इस बॉडी को इसलिए बनाया गया ताकि भारत के अंदर में हेल्दी कंपटीशन को हम लोग मेंटेन कर सकें। जब बात करते हैं कंपटीशन की दोस्तों, तो आज दुनिया के लिए कंपटीशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली हेल्दी कंपटीशन। एक होता है अनफेयर कंपटीशन, वो नहीं, हेल्दी कंपटीशन की बात कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट में जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, कंज्यूमर को उतना ज़्यादा बेस्ट प्रोडक्ट, वो भी कम प्राइसेस में मिलेगा। भाई आपके पास में यहाँ पर 2 दुकानें हैं, 2 कंपनीज हैं जिससे आप कोर्स परचेज कर रहे हो। एक आपको इतने रुपए में इतने सारे बेनिफिट्स दे रहा है, दूसरा यही देखेगा, कहेगा यार ये तो वैसे कर रहा है, हम यहाँ पे थोड़ा प्राइस और कम करेंगे, क्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ाएंगे ताकि लोग हमारी साइड अट्रैक्ट कर हो जाएं। तो यहाँ पर ऑब्वियस बात है, कंज्यूमर्स को बहुत सारे बेनिफिट होते हैं अगर एक हेल्दी कॉम्पिटिशन मेंटेन होता है तो। इतना दोस्तों आपको यहाँ पर समझ में आया। अब आगे सुनिए, क्या ऐसा पहले कोई बॉडी नहीं थी जो भारत में कंपटीशन को मैनेज कर रही हो, मेंटेन कर रही हो? तो ऐसा भी नहीं है। पहले हमारे पास में एक बॉडी हुआ करती थी जिसका नाम है MRTP, यानी मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, याद रखिएगा। तो MRTP नाम की बॉडी को रिप्लेस करके हमने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नाम की बॉडी को तैयार किया है। ठीक है, अब क्या होता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जब बॉडी तैयार हुई तो इसमें कुछ मेंबर सेलेक्ट करने होंगे क्योंकि इसका पूरा कंपोजिशन होता है। तो पहली चीज, इस बॉडी को हेड करते हैं एक चेयरपर्सन, बाकी इसमें होते हैं बाकी 6 सदस्य, ध्यान में रखिएगा। तो एक चेयरपर्सन प्लस 6 इसके अंदर मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि सर इन मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है? तो हमारी केंद्र सरकार डायरेक्टली इसको अपॉइंट करती है। ये जितने भी सदस्य चुने गए हैं इनका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ऐसा थोड़ी है किसी को भी उठाकर यहाँ पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन या कोई और मेंबर बना दिया जाएगा। यहाँ पे वो व्यक्ति होने चाहिए जिनको कम से कम 15 साल का एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस किस चीज में एक्सपीरियंस हो? तो दोस्तों यहाँ पे लॉ, इकोनॉमिक्स, फिनांस या इंटरनेशनल ट्रेड के सेक्टर में अगर उनको 15 साल से
अधिकतम एक्सपीरियंस है, कम से कम 15 साल, इससे ज़्यादा हो सकता है, अच्छा एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर वो तैयार हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स बनने के लिए। अगर ये मेंबर्स बन जाते हैं तो कब तक सर्व कर सकते हैं? 5 साल का यहाँ पर इनका टेन्योर होता है, तो 5 ईयर्स तक ये सर्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है, चलिए सर हमने इस बॉडी को बना लिया है, अब ये बताइए इस बॉडी के पास में पावर्स कौन कौन सी हैं, इसके फंक्शंस, इसके मेन कार्य कौन कौन से हैं? सर इसका पहला मेन कार्य है भारत के अंदर एंटी कंपटीटिव प्रैक्टिसेस को रोकना। जैसे मैं आपको बता रहा था, एक होता है हेल्दी कंपटीशन और एक होता है अनफेयर कंपटीशन। अनफेयर कंपटीशन मतलब इसमें आपका कार्टेल्स आता है, प्राइस फिक्सिंग आता है, मार्केट मैनिपुलेशन आता है। अच्छा ये क्या होता है? सुनिए, आप मार्केट में गए, सपोज यहाँ पर आपको सेब खरीदना है, आप यहाँ पर सब्जी मंडी में पहुंचे, आप मतलब बाहर भी आपको पता है ठेले वगैरह लगते हैं सेब के, तो मान लो यहाँ पर आप पहुंचे तो आपके सामने यहाँ पर ये 4 ठेले लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, चारों पे यहाँ पर सेब बिक रहे हैं। आप एक के पास गए, आपने पूछा कितने रुपए पर केजी है, एक बोलता है 100 रुपये है, दूसरा बोलता है 100 रुपये है, तीसरा बोलता है 100 रुपये है, चौथा बोलता है 100 रुपये है। सपोज मैं आपको कह रहा हूँ, सपोज करो और इन सब चीज़ों को समझो। तो सबने यहाँ पर एक रेट डिसाइड करके आपको बताना शुरू कर दिया। फिर अब मान लो यहाँ पर अगले दिन इन्होंने डिसाइड किया कि भैया ये फिर से इकट्ठे हो गए चारों के चारों ठेले वाले, इन्होंने बोला कि अब हम बेचेंगे, क्योंकि सेब तो हम ही बेच रहे हैं 4 जने यहाँ पे, हम आज जो प्राइस देंगे वो देंगे 120 रुपया। ठीक है, 120 में बेचना, ये चारों डिसाइड कर लेंगे कि भाई 120 में बेचो, आएगा कोई व्यक्ति किसी ना किसी तो खरीदेगा, लेकिन प्राइस हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया। इसको बोलते हैं प्राइस फिक्सिंग या फिर कार्टेल्स को इस तरीके से डील करना। तो मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, प्राइस फिक्सिंग हो रही है, सब मिलकर यहाँ पर पहले ही कार्टेल बना रहे हैं। तो ऐसे केसेस को रोकना, क्योंकि ये फालतू की प्राइस फिक्सिंग है जो मार्केट में कंपटीशन के अगेंस्ट में देखी जाती है। ऐसा ही एक केस है, एग्जाम्पल है साल 2022 का, जहां पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1337 करोड़ रुपए की पेनल्टी वो भी गूगल के ऊपर में लगा दी। क्यों लगा दी? क्योंकि जो गूगल है दोस्तों, ये अपने डोमिनेंस पोजीशन का एक बेमतलब का पावर दिखा रहा था। इन्होंने क्या किया, गूगल ने जाकर जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन या एंड्रॉयड स्मार्टफोन की कंपनी है, इनको पेमेंट करके ये बोला अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल ऐप को इंस्टॉल करके देना, प्री इंस्टॉल करके देना, ऊपर दिखाना। आज लोग यहाँ पे सर्च इंजन की जब बात करते हैं ना, इंटरनेट का इस्तेमाल करने की बात करते हैं, तो सर्च इंजन में दोस्तों सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है गूगल, कि भाई गूगल कर ले। ये नहीं कह रहे इंटरनेट पे सर्च कर रहे, गूगल कर ले। ऐसा ब्रांड यहाँ पर गूगल ने सेट किया। तो ये एब्यूज़ हो रहा है डोमिनेंस का, जहाँ पे एक बड़ी बॉडी है जो अपने पावर को अनफेयर तरीके से यहाँ पर शो कर रही है। ऐसी प्रैक्टिस को रोकने का काम भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का है। बाकी कोई ऐसा केस आ गया है जहाँ पे 2 कंपनी आपस में मर्ज हो रही हैं, तो मर्ज हो जाए, लेकिन मोनोपोली ना बनाए। मोनोपोली मतलब सामान बेचने वाला एक, खरीदने वाले अनेक, ऐसा ना हो, कंपटीशन कम ना हो। तो इस चीज़ को इंश्योर करने का काम सीसीआई करता है। उसके अलावा सीसीआई जितना भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, यानी व्यापार में जितने भी गलत तरीके अपना रहे हैं, उसको मॉनिटर करना, और जो कंज्यूमर्स हैं, जो ग्राहक हैं, उनकी हक की सुरक्षा करना, ये काम सीसीआई का है। अब ये सुरक्षा एक तरीके से और कर सकते हैं, कैसे? सरकार को एडवाइस करके। तो सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, गवर्नमेंट को एडवाइस भी प्रोवाइड करवाता है ना, ओपिनियंस प्रोवाइड करवाता है कंपटीशन को लेकर, जो भी चीज़ें हैं। फिर गवर्नमेंट यहाँ पर उस एडवाइस को माने ना माने, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, चलिए आगे आते हैं उसके बाद अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर कह सकते हैं 2, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एक बॉडी की बात कर रहे हैं जिसमें इसका शॉर्ट फॉर्म है IPOI, और इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो वह है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। रिसेंटली यहाँ पर ये इनिशिएटिव काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आया है। नाउ रीज़न क्या है? तो खबर दोस्तों आपके सामने ये देखने को मिल जाएगी। ये दोस्तों आपका न्यूज़ है, याद रखिएगा, खबर है। खबर में बोला जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में न्यूजीलैंड का जो पार्टिसिपेशन है, न्यूजीलैंड का पार्टिसिपेशन इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के अंदर में एक्सेप्ट किया है, वेलकम किया है। न्यूजीलैंड का स्वागत किया है कि भाई न्यूजीलैंड वालों आओ, मिलकर हम इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन की सुरक्षा करेंगे। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे अगर आप देख पाओगे, सबसे पहले ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, जस्ट नीचे आपको यहाँ पर ये न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पाओगे ये इंडियन ओशन हो गया, ये पैसिफिक ओशन हो गया।
इसी पर्टिकुलर रीजन को, जो यहाँ पर ये ब्लू कलर का हम लोगों ने सर्किल कर रखा है, इसी पर्टिकुलर पोर्शन को हम यहाँ पर नाम देते हैं, वो है इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन जो है आज के लिए तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें चाइना को भी तो काउंटर करना है ना इस पर्टिकुलर रीजन में। तो हम चाह रहे हैं आइए जितने भी देश हैं साथ में मिलकर काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया को तो हमने शामिल कर ही रखा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस भी चाइना के साथ में अच्छे नहीं हैं, जैसे भारत के संबंध चाइना के साथ में अच्छे नहीं हैं। देन बात आती है यहाँ पर न्यूजीलैंड के बारे में। तो न्यूजीलैंड को भी शामिल कर रहे हैं कि भाई आओ, आप भी तो पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बीचों बीच में हो, चलिए साथ मिलकर काम करेंगे, इंडो पैसिफिक ओशन की सुरक्षा करेंगे। तो ये जो इनिशिएटिव है इसमें हमने स्वागत किया है, ऐसा नहीं है कोई नया इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है, स्वागत किया है न्यूजीलैंड का। क्वेश्चन ये आता है कि सर ये इनिशिएटिव अगर पुराना है तो कब लॉन्च हुआ था? इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने वाला खुद हमारा भारत ही है। नवंबर 2019 में एक समिट चल रहा था, वो भी बैंकॉक के अंदर। अब दोस्तों वो समिट था आसियान लेड ईस्ट एशिया समिट। इस समिट के दौरान भारत ने IPOI को लॉन्च किया था, याद रखिएगा। अब IPIO को लॉन्च करने के साथ साथ देखो, जब बात करते हैं हम लोग इंडो पैसिफिक रीजन की, तो इंडो पैसिफिक रीजन में भारत जैसे 2019 में ये लॉन्च किया था, वैसे तो हम काम बहुत पहले से कर रहे थे, क्योंकि 2015 में इंडिया का एक और इनिशिएटिव है जिसको बोलते हैं सागर इनिशिएटिव, दैट मीन्स सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द पर्टिकुलर रीजन। जिस रीजन में हम बात करते हैं, इंडियन ओशन में जितने भी देश हैं हमारे मित्र हैं, किसी भी जरूरत पड़ेगी किसी भी चीज़ की, जैसे आप देख पाओगे कोविड के समय पर वैक्सीन की ज़रूरत थी, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की ज़रूरत थी, भारत ने हर एक पॉसिबल सपोर्ट इन सभी देशों को प्रोवाइड करवाया, क्योंकि हम चाहते हैं ये सारे देश हमारे साथ में ग्रो करें। नाम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और इसी इनिशिएटिव से मिलता जुलता 2019 में जो हमने इनिशिएटिव लॉन्च किया वो था हमारा इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। आई होप ये तो आपको समझ में आया। नाउ अब बात आती है यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में कि भाई इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को प्रमोट करना, यानी इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन इसको यहाँ पर खुला रखना। इसमें कोई दूसरे कंट्री का कोई डोमिनेंस पोजीशन ना मेंटेन हो, उस चीज़ पे ध्यान रखना। सभी लोगों के लिए फ्री है, सभी यहाँ पर इक्वली ट्रीट होंगे, किसी दूसरे देश को हम अग्रेशन दिखाने इस रीजन में तो नहीं देंगे। तो इस रीजन की सेफ्टी, इसकी स्थिरता, इसका डेवलपमेंट, ये मेन ऑब्जेक्टिव है IPOI का। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे सुनिए, इस IPOI के 7 मेन पिलर्स हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं दोस्तों, 7 इसके मेन पिलर्स हैं, और उन पिलर्स को लीड करने वाला हर एक पर्टिकुलर नेशन है या कंट्री है। इसमें पहला पिलर आपका आ जाता है मैरीटाइम सिक्योरिटी। याद रखिएगा, जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्र की सुरक्षा की, तो इसमें UK और भारत दोनों मिलकर वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसे वाले इनिशिएटिव को एक ना एक देश लीड कर रहा है। तो इस वाले पर्टिकुलर जो पिलर है इसको लीड करता है UK और इंडिया। दूसरा वाला जो पिलर आपको देखने को मिलेगा वो है मैरीटाइम इकोलॉजी, और इस पिलर को लीड करता है ऑस्ट्रेलिया एंड थाईलैंड। तीसरा यहाँ पर है मैरीटाइम रिसोर्सेस, इसको लीड करता है फ्रांस एंड इंडोनेशिया। चौथा है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग, इसको जर्मनी लीड करता है। पांचवा है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसको भारत और बांग्लादेश मिलकर लीड करते हैं। एंड देन छठा है हमारा साइंस टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिक कोऑपरेशन, इसको इटली एंड सिंगापुर मिलकर लीड करते हैं। फिर आपका आता है ट्रेड कनेक्टिविटी एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, इसको जापान और US मिलकर लीड करते हैं। ये हैं 7 मेन पिलर्स ऑफ IPOI। दैट्स इट, ये आर्टिकल भी हो गया समाप्त। बस काम की इन्फॉर्मेशन पढ़ो, आपका काम हो जाएगा, सिलेक्शन मिल जाएगा। बस खाली रेगुलर बेसिस को लेक्चर को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलना। अगली खबर, एक इम्पॉर्टेंट एक और बॉडी आ गई, इसको लेकर तो UPSC ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर बात हो रही है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज़ द न्यूज़ बिहाइंड दिस। तो न्यूज़ आपके सामने ये प्रेजेंट है। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर हैं, इन्होंने हाल ही में भारत की प्रशंसा की है और ये बोला है कि इंडिया अपने न्यूक्लियर सेक्टर को तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा है, और भारत का न्यूक्लियर सेक्टर एक मोस्ट डायनेमिक सेक्टर है एशिया के अंदर, इवन पूरे वर्ल्ड में। तो दोस्तों ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो एग्जैक्टली क्या है, कैसे इसका वर्किंग प्रोसेस है, आइए जानते हैं।
ये जो बॉडी है ना, इंटरनेशनल, ये भारत के लिए नहीं है, ये इंटरनेशनल सभी दुनिया भर के देशों के लिए काम कर रही है। और इसके डायरेक्टर ने प्रशंसा की है भारत की। तो इनका जो प्रशंसा है ना, ये हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो जाता है, जो सीधा IEAE के बारे में पूछवा सकता है। ये बॉडी दुनिया का एक कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बड़ा इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ इंटर गवर्नमेंटल, तो इसका मतलब क्या है, जितने भी देश इसमें प्रेजेंट हैं इस ग्रुप के अंदर में, उनकी सरकारें आपस में मिलकर वर्क कर रही होती हैं। एक ऐसा मंच यहाँ पर दिया है इन्होंने जहाँ पे ये सारे देश टेक्निकल कोऑपरेशन कर रहे होते हैं न्यूक्लियर फील्ड के अंदर में, ताकि न्यूक्लियर फील्ड में हम ज़्यादा और एडवांस टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर सके, उस पर काम कर सकें। और यही इंटरनेशनल बॉडी रिपोर्ट्स तैयार करती है। उस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल को देती है। ये सारी इंफॉर्मेशन उनको पता चलती है, याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये जो इंटरनेशनल एनर्जी एटॉमिक एनर्जी नाम की जो पूरी बॉडी है, वैसे 23 अक्टूबर 1956 में इसको अप्रूवल मिलता है। देन उसके बाद में यहाँ पर इसको एक बॉडी का दर्जा मिला। ये बॉडी काम करना शुरू करती है 29 जुलाई 1957 से। इसका हेडक्वार्टर आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया के अंदर वीना नाम की जगह है, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। हम इसको एक इतना ज़्यादा महत्व क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल जो बॉडी है ना, अपने आप में मैसिव बॉडी है। जब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैसिव, क्योंकि इसके अंदर में 178 मेंबर कंट्रीज प्रेजेंट हैं। क्या भारत इसका सदस्य है? बिल्कुल, भारत भी इसका सदस्य है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सर यहाँ पर ये जो IAEA नाम की बॉडी है, इसके स्ट्रक्चर को अगर आप लोग देखते हैं तो इसके अंदर में 3 कॉन्फ्रेंस होते हैं। एक यहाँ पर आपका आ गया जनरल कॉन्फ्रेंस, दूसरा यहाँ पे होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, एंड थर्ड वन इज सेक्रेटेरिएट। ठीक है, सेक्रेटेरिएट। अब क्या होता है, तीनों के बीच का फर्क सुनिएगा। जब मैं वर्ड यूज करता हूँ जनरल गवर्नेंस, तो जनरल गवर्नेंस में क्या होता है, सॉरी जनरल कॉन्फ्रेंस, तो इसमें क्या होता है, सभी मेंबर स्टेट यानी 178 के 178 जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो हर साल मीटिंग करते हैं, जहाँ पे बजट को अप्रूव किया जाता है, प्रोग्राम्स अप्रूव किए जाते हैं, नई नई पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। दूसरा हमारा आता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में क्या होता है, ध्यान रखिए, ये जो 178 मेंबर्स हैं, इनमें से 35 मेंबर्स जो हैं ये हर साल 5 बार मिलते हैं। ठीक है, तो हर साल 5 बार यहाँ पर इनका जो मीटिंग वगैरह है वो होता है। कुछ नए नए एग्रीमेंट्स को यहाँ पर ये प्रोटेक्शन देते हैं, उसको अप्रूवल देते हैं। इसका जो सेक्रेटेरिएट है, सेक्रेटेरिएट मतलब हम हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं, तो इसका जो हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के अंदर वीना में प्रेजेंट है, वो इसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को मेंटेन करता है, उसको मैनेज करता है। और इस बॉडी को हेड किया जाता है एक डायरेक्टर जनरल के माध्यम से। नाउ क्वेश्चन ये है, सर IAEA के बारे में मैक्सिमम चीज़ें तो हमने पढ़ ली हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि इसका मेन कार्य क्या है, इसका मेन फंक्शंस क्या है। पहला मेन फंक्शन यहाँ पर इसका जो है वो है सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना। स्पेशली हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करें, अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बहुत डेंजरस टेक्नोलॉजी है, तो भाई जब बात करते हैं डेंजरस टेक्नोलॉजी की, तो इसी को ही सेफ्टी के साथ में, सिक्योरिटी के साथ में, शांतिपूर्वक दुनिया भर में प्रमोट करना, क्योंकि इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से हम बहुत सारी बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, है ना। तो इसमें काम करने की आवश्यकता है। उसके अलावा कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डिफेंस में हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वेपन्स के तो अगेंस्ट में यहाँ पर ये काम करता है कि भाई दूसरी जगह में इसको लेकर ज़्यादा एक्सपैंड ना किया जाए, ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा एक्सपैंड ना किया जाए, समझ रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर शांतिपूर्वक इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की ये बात करता है। आगे आते हैं अगला न्यूज़ आर्टिकल। अगला आर्टिकल दोस्तों आपका GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन हो रहा है अन्ना सागर लेक के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट, एक आर्टिफिशियल लेक है जो अभी के समय पर काफ़ी चर्चाओं में आई है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, रीज़न डिस्कस करते हैं। देखो पहले तो यहाँ पर दोस्तों पहले आप खबर जान लो कि ये जो न्यूज़ है वो एग्जैक्टली है क्या। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हमारी राज्य सरकारों से ये बोला है, मतलब राज्य सरकार से बोला है, अब वो राज्य सरकार यानी राजस्थान की सरकार, क्योंकि ये अन्ना सागर लेक राजस्थान में प्रेजेंट है, राजस्थान में अजमेर के अंदर। तो यहाँ पे राजस्थान की सरकार से बोला कि भाई इस अन्ना सागर लेक के पास में जो भी स्ट्रक्चर वगैरह है उसको हटा लो यार, इसकी प्रोटेक्शन करो। ये बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की साइड से बोली गई। अब आइए थोड़ा सा यहाँ पे इस अन्ना सागर लेक के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज़ पता होना चाहिए, अन्ना सागर लेक एक आर्टिफिशियल लेक है, राजस्थान के अंदर अजमेर में प्रेजेंट है। इसको बनाया गया है एक डैम को रेज करके। यहीं पर पास में नदी है लूनी नदी, जिसको यहाँ पर लवनारी रिवर के नाम से भी हम जानते हैं।
क्वेश्चन बन जाए कि आर्टिफिशियल लेक है, कोई नेचुरल झील नहीं है, इसको बनाया गया था। तो उसको कंस्ट्रक्ट किसने किया है? तो दोस्तों इस आर्टिफिशियल लेक को बनाने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं अर्नोराजा चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान जी के ग्रैंडफादर थे। ठीक है, तो 1135 से लेकर 1105 एडी के बीच में यहाँ पर इन्होंने ये कंस्ट्रक्शन करा है। ठीक है, और इन्हीं के नाम के ऊपर में कह सकते हैं ये जो नाम है वो रखा गया। अब उसके बाद एक बात और सुनिएगा, इस झील के आसपास बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं बाद में, क्योंकि अगर आप लोग अर्नोराजा जी के बारे में पढ़ते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, जो इन्होंने जीत हासिल की थी अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, जो एक मैंने आप बताया जो आर्टिफिशियल झील है अनासागर लेक, यहाँ पर इन्होंने इस झील को बनवाया था। फिर धीरे धीरे करके बाद में नए नए रूलर्स आते रहे, उन्होंने इस झील के आसपास के डेवलपमेंट्स को बाकी ज़्यादा प्रमोट किया। जैसे अगर आप लोग देख पाओगे, इस झील के पास में बरदारी यानी पवेलियन बनाया गया, वो शाहजहां ने बनवाया 1637 एडी में। फिर दौलत बाग गार्डन हो गया जो इस झील के किनारे प्रेजेंट है, उसको जहांगीर ने बनवाया। फिर इस पूरे झील के बीच में एक आइलैंड प्रेजेंट है जहाँ तक बोट जा सकती हैं। एक सर्किट हाउस यहाँ पर इस झील के पास में ही है, जो पहले ब्रिटिशर्स का घर हुआ करता था। इस लेक के बारे में एक खास बात यह है कि हर गर्मियों में ये झील सूख जाती है, ड्राई अप हो जाती है, याद रखिएगा। बस इतना सा जो फैक्ट था वो याद रखना था। अगले आर्टिकल पर आते हैं। इस आर्टिकल में डिस्कस किया जा रहा है दोस्तों एक्सरसाइज वरुण के बारे में। तो एक्सरसाइज वरुण ये एक अभ्यास है जो दो देशों की नेवी के बीच में होता है, यानी दो देशों की जो नेवी है वो मिलकर इस अभ्यास को कंडक्ट करती हैं। सर वो कौन से दो देश हैं? तो इंडिया और फ्रांस, भारत और फ्रांस की नेवी के बीच में यह अभ्यास होता है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। इस वरुण अभ्यास की शुरुआत 1993 में हम लोगों ने की थी, और ध्यान रखना बाद में इसको वरुण नाम दिया गया 2001 में। फिर उसके बाद ये जो 2025 में एक्सरसाइज हो रही है, 2025 में ये जो अभ्यास हो रहा है, ये अब की बार 23वां एडिशन है। ये अभ्यास कहाँ पे होगा? भारत के पास में अरेबियन सी के अंदर में, जहाँ पर भारत और फ्रांस की नेवी मिलकर साथ में ये अभ्यास कंडक्ट करने वाले हैं। तो वरुण 2025 को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स दोस्तों आपके सामने देखने को मिलेंगे। सबसे पहला फीचर यहाँ पर क्या है कि दोनों की नेवी मिलकर क्या करने वाली है, यहाँ पर नेवल ड्रिल्स करने वाली है, ऑपरेशन चलाने वाली है। यहाँ पे भारत का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत वो प्रेजेंट होगा। फ्रांस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है चार्ल्स डी गोले ये प्रेजेंट होगा। ये दोनों मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे अपने फाइटर जेट्स के साथ में। डिस्ट्रॉयर्स होंगे, फ्रीगेट्स होंगे, भारत की स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन होगी, सब मिलकर बेहतरीन तरीके से वर्क करने वाले हैं, एक दूसरे को अपनी स्किल्स सिखाने वाले हैं कि अगर साथ में लड़ने की कभी बारी आएगी तो हम कैसे मिलकर लड़ सकते हैं, दुश्मन की सबमरीन को कैसे उड़ाया जा सकता है, वाटर के अंदर अपनी पावर को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं इस अभ्यास के अंदर में। अरेबियन सी में यहाँ पर यह अभ्यास चलेगा 25 का, ये भी यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, बस खाली ये कुछ इन्फॉर्मेशन है दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। आज के डिस्कशन में बस इतने ही आर्टिकल हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बहुत काम के हैं, वैसे खबरें तो और भी बहुत सारी फालतू की हैं। ठीक है, तो उसको इतना ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।